कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। मैं सब्जी लेने बाहर क्या चली गई, आपने अपने आप ही जूस बना लिया। जूस? देखिए, अब ज्यादा बनिए मत। जूस तो जूस, लेकिन आपने तो मेरा पूरा किचन तक सेट कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे घर का एड्रेस है। पद्मिनी, तुम इस लड़की की फोटो देख रही हो? इसी लड़की ने तो मुझे ये लिफाफा दिया है। क्या? हाँ। इस लड़की ने तुम्हें ये लिफाफा खुद दिया? हाँ। तुम जानती हो ये लड़की मर चुकी है। क्या? इसका मतलब इसे किसी ने बता दिया है कि इसे पकड़ने आ रहे हैं। हाँ, जिसने इसे ये बताया है वही मेरा और मेरे माँ बाप का हत्यारा है। कौन है वो? कौन है वो? बोल, कौन है वो? बोल! 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 May I come in, sir? या कम इन। Thank you, sir. Sir, इंस्पेक्टर देशमुख, क्या इंफॉर्मेशन है? चलो। thank you, sir. सर, कुछ दिन पहले एक और सीनियर सिटीजन कपल का मर्डर हुआ था और वहां जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो करुणा श्रीवास्तव के घर से मिले फिंगरप्रिंट से मिलते हैं। What? हाँ सर, लेकिन इन लोगों का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। मुजरिमों को ढूंढने में हमें बड़ी मुश्किल आ रही है, इसलिए आपकी मदद की जरूरत है सर। और उन मुजरिमों में से एक को गिरफ्तार करके मैं यहां ले आया हूं। क्या? और मुझे पूरा यकीन है कि उसके फिंगरप्रिंट्स उन फिंगरप्रिंट से जरूर मैच करेंगे। क्या मैं उसको देख सकता हूं? श्योर, व्हाई नॉट। आइए। ये है संतोष। ये सर, ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगता है। हाँ, याद आया। मैं जब करुणा मर्डर केस की छानबीन कर रहा था तो लोगों की भीड़ में इसे 2-3 बार देखा था। ये करुणा का नौकर है, उसके घर में काम करता था। इसके फिंगरप्रिंट्स मैंने फॉरेंसिक लैब में भेज दिए। आज कोर्ट से इसकी रिमांड लेके इसे पूछताछ की जाएगी। सर, इसके घर की तलाशी भी लेनी पड़ेगी। हो सकता है इसके पास से चमनलाल बग्गा का खाया हुआ कुछ माल भी मिल जाए। हो सकता है। तुम इसके घर की तलाशी लो और उसकी रिपोर्ट को मेरे पास जल्द से जल्द लेकर आओ। ओके सर। पापा, पापा, क्या बात है बेटी? पापा, संतोष पकड़ा गया। क्या? हाँ माँ, लगता है अब हम लोगों की जिंदगी से बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगी। एसीपी रोहित को उन हत्यारों का सुराग मिल गया है।
और संतोष भी पकड़ा गया है। आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी पापा। बस थोड़े दिन और हम बंटी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी कुछ आवाजें आ रही थी। आवाजें आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बंटी, रात बहुत हो गई और तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। अब चलो जल्दी से सो जाओ। मैंने तुझे मना किया था ना दीदी कहने के लिए। भूल गया कि तूने उस रात क्या किया था। मैं तुझे याद दिलाती हूँ। क्यों संतोष, सब कुछ ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। दीदी घर से बाहर गई हुई है। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। चुपचाप अंदर आ जाओ। आओ। सब तैयारी है ना? सब तैयारी है।
हम चुपचाप माल लेके निकल जाएंगे। समझ गया? बड़ो तो हमें बस चुपचाप माल उठाना है और निकल लेना है। समझ गया? सुनो, तो टेंशन क्यों ले रहा है? गड़बड़ मत करना। चुपचाप खड़े रहो बस। तैयारी हो चुकी है। देखो, काम बड़ी सफाई से करना, समझे ना? और दीदी घर से बाहर गई हुई है। और देखो, घर के सारे लोग सो रहे हैं। देखो, मैं मुसीबत में नहीं फंसा। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। संतोष, बाबूजी, कौन है ये लोग और इतने रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप बैठे, यही काट कर रख दूंगा। चिल्लाना मत। जरा से भी आवाज निकाली ना तो यही काट कर गिरा दूंगा। लेकिन चाहते क्या हो तुम लोग? इस घर में तो कुछ भी नहीं है। चुप बे बुड्ढे। प्रफुल्ल तुम? हाँ मैं। बहुत शाना बन रहा है। इस घर में कुछ भी नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए जो जेवर बनवाए थे वो तो यही है ना, और उसके दहेज के लिए जो 2.5 लाख रुपए रखे हैं वो भी तो यही है ना। प्रफुल्ल, अरे मैंने जो जेवर तुम्हें दिखाए थे वो शादी के बाद तुम्हें ही तो मिलने वाले हैं। तुझे क्या लगता है इतने थोड़े से पैसों के लिए मैं तेरी बेटी का बोझ उम्र भर उठाऊंगा? मैंने तो सोचा था संतोष के साथ मिलकर चुपचाप पैसे लेकर निकल जाऊंगा। किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा, तुझे भी नहीं होता। मगर तेरी तो किस्मत ही खराब है, तूने मुझे देख लिया। अब पैसे तो जाएंगे ही और साथ में तेरी जान भी जाएगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। हो गया बात। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ प्रफुल्ल, छोड़ो, छोड़ो मुझे। संतोष, कहाँ गए सब लोग? मम्मी, पापा, मम्मी। संतोष, पकड़ो उसको। किसी ने मम्मी डैडी का खून, मम्मी डैडी का। अब याद आया कितनी बेरहमी से मारा था उन दोनों ने मुझे और मेरे माँ बाप को, और तू देखता रहा।
अरे तूने तो उन हत्यारों के लिए घर का दरवाजा भी खोला। दीदी, मुझसे बहुत गलती हो गई दीदी। क्या कहा? गलती हो गई तुझसे? क्या कहा था तूने हम लोगों से कि तू एक अनाथ है और तुझ पर रहम खाकर हम लोगों ने तुझे अपने घर में शरण दी, उसका तूने ये बदला चुकाया? दीदी, मुझसे गलती हो गई दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। तुझे माफ कर दूं? जब मेरे माँ बाप को मारा जा रहा था और मैं वहां पर आई, तब तूने क्या किया? वो लोग मुझे बेरहमी से मारते रहे और तू देखता रहा। मैं बहुत बड़ा नीच हूँ, बहुत कमीना हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। आज तेरी हत्या होगी और लोगों को यह लगेगा कि तूने आत्महत्या की है। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे एक बार माफ कर दो दीदी। अरे तूने तो मेरी और मेरे माँ बाप की हत्या करने के बाद उन दोनों के साथ मिलकर दूसरे बूढ़े लोगों की भी हत्या की। वो चोरी का माल आज भी तेरे घर में है। पुलिस तेरे घर की तलाशी ले रही है और उस चोरी के माल को बरामद कर रही है और पुलिस को उसके जरिए वो सारे सबूत मिल जाएंगे जिनके ना रहने से मेरे और मेरे माँ बाप की हत्या की फाइल बंद हो गई थी। संतोष, मैंने तो तुझे पहले ही खत्म कर दिया होता, लेकिन तुझे जिंदा इसलिए छोड़ दिया कि तेरे जरिए पुलिस इस केस की सच्चाई तक पहुंच जाए। लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अरे कोई बचाओ, अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे कोई है, अरे कोई है, मुझे माफ कर दो। आज तेरी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देगी। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे हवलदार मुझे बचाओ, मेरी आवाज काहे को नहीं सुनते हो? अरे सुनो, ओ अरे हवलदार मुझे बचाओ, अरे हवलदार, हेलो हेलो सर, मैं हवलदार प्रदीप बोल रहा हूँ सर। क्या बात है? सर, जिसको हवालात में बंद किया था। कौन? संतोष? हाँ सर, वो मर गया सर। हाँ? मर गया? मैं आता हूँ। क्या हुआ? करुणा के जिस हत्यारे को हमने गिरफ्तार किया था, हवलदार का फोन आया कि वो मर गया है। मर गया? हाँ एसीपी साहब, संतोष मरा नहीं है, मैंने उसे मारा है। तुमने उसे मारा? क्यों मारा तुमने उसे? कानून उसे सख्त से सख्त सजा देता, तुमने क्यों मारा उसे? एसीपी साहब, कानून की सजा के लिए अभी 2 मुजरिम और बाकी हैं। उनमें से एक को तो मैं जानता हूं। नहीं एसीपी साहब, अभी आप उसे पूरी तरह नहीं जानते। वो दोनों अभी एक और ओल्ड कपल के मर्डर का प्लान कर रहे हैं। किसकी हत्या का? आपके दोस्त उमेश के माता पिता की हत्या का प्लान। ओह नो, तो मुझे वहां जाना चाहिए। नहीं एसीपी साहब, अभी नहीं। अभी तो वो सिर्फ प्लान बना रहे हैं और उनमें से एक है इस मकान के मालिक का बेटा प्रफुल्ल कनकिया। हाँ एसीपी साहब, प्रफुल्ल कनकिया। इस घर में उसका बहुत आना जाना था।
और उसने मुझसे शादी का इरादा भी करके रखा था। शादी का इरादा? हाँ एसीपी साहब, वो जिस भी घर में ओल्ड कपल की हत्या का प्लान करता था, पहले उस घर में जाकर अपनी जान पहचान पक्की करता था ताकि उस पर किसी को शक न हो। और इसी जान पहचान से उसे ये भी पता चल जाता था कि उस घर की कीमती चीजें कहाँ रखी हुई हैं और उन चीजों की वैल्यू क्या है। इसी तरह एसीपी साहब, जब मैं टूर से लौटकर घर आई तो मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे मम्मी पापा का फेवरेट हो गया था। कौन? अरे दीदी, आप इतनी जल्दी टूर से आ गई? हाँ, टूर हो गया। अच्छा। और तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। और मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तो प्रफुल्ल भैया के साथ कैरम खेल रहे हैं। प्रफुल्ल? हाँ, मैं भी कहता हूँ कि आप आ गई हैं। नहीं नहीं, सुन, मैं खुद मिल लेती हूँ, तू सामान रख। ठीक है। प्रफुल्ल, देखा? देखा? अब तुम खेलो, दिखाओ तुम्हारा करिश्मा, दिखाओ दिखाओ। अब तुम्हारी बारी। हाँ आंटी, जरा दिखाइए। नहीं गया। अरे करुणा, आ गई बेटी? मम्मी। पापा, कैसे हैं आप? बस बैठ। मैं जरा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है प्रफुल्ल, हमारे मकान मालिक का बेटा, और ये है करुणा, मेरी बेटी। हेलो। हेलो, आई एम प्रफुल्ल कनकिया। करुणा, तुम यहाँ बैठो, खेलो। मैं सबके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है मम्मी। आओ बेटी, बैठो। बेटी, अक्सर तुम टूर पर जाया करती थी ना, तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते थे, लेकिन अब की बार बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रफुल्ल रोज घर पे आता है, हमारे साथ उठता बैठता है, खेलता है, और वक्त कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। थैंक यू। उस हत्यारे के इरादों का मुझे पता ही नहीं था। वो मुझसे मीठी मीठी बातें करता रहा और मैं उसके जाल में फंस गई। एसीपी साहब, प्रफुल्ल हमारे फैमिली मेंबर की तरह था। उसे हमारे घर के बारे में सारे भेद पता थे। एक दिन उसने पापा से कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। पापा बहुत खुश हुए, मम्मी भी बहुत खुश हुई। पापा ने उसे अपना फैमिली मेंबर जानकर उसे हमारे घर के हालात सब बयान कर दिए और मेरी शादी के जेवर भी उसके सामने रख दिए। देखो बेटा, हमारे पास जो कुछ भी हैं ये जेवर हैं जो हमने इसकी शादी के लिए रखे हैं। कोई 2-2.5 लाख रुपया है जो इसकी शादी में खर्च होना है, बस हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए अंकल, आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं इन सब बातों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं दहेज वहेज लेने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। तो कल ही हम तुम्हारे पिताजी से मिलकर शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। लेकिन पापा, हाँ? मुझे टूर पर जाना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम लौट कर आओ, उसके बाद ये सारी बातें करेंगे। क्यों प्रफुल्ल बेटा, ठीक है ना? जैसा आप लोग ठीक समझे। प्रफुल्ल का काम हो चुका था। उसने मेरे जाते ही हमारे घर को लूटने का प्लान बना लिया। लेकिन प्रफुल्ल को यह सब करने की क्या जरूरत थी? एसीपी साहब, प्रफुल्ल अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, इसलिए उसने कभी काम करने की जरूरत महसूस ही नहीं की। उसने अपने माँ बाप का सारा रुपया उड़ा दिया। अब उसके पास सिर्फ ये मकान बाकी था। उसके माँ बाप ने भी उसे खर्च के लिए पैसा देना बंद कर दिया था। तब उसे सबसे आसान काम यही दिखाई दिया कि कुछ ऐसे बूढ़े लोगों का पता लगाया जाए जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों को बांटने में कोई परेशानी भी नहीं होती और वो बेचारे विरोध भी नहीं कर पाते।
और इस तरह उसने इस अपराध को पेशा बनाकर सीनियर सिटीजन्स की हत्या करनी शुरू कर दी। लेकिन मेरे माँ बाप की हत्या करते समय उसने ये नहीं सोचा था कि अचानक मैं वहां आ जाऊंगी, इसीलिए मेरे मम्मी पापा के साथ उसने मेरी भी हत्या कर दी। एसीपी साहब, भला क्या कोई सोच सकता है कि प्रफुल्ल, मेरा नौकर संतोष और वह तीसरा हत्यारा जिसे संतोष ने प्रफुल्ल से मिलवाया था, इस तरह हत्याओं पर हत्याएं करेंगे? बस करुणा, बस। जो कुछ होना था वो हो चुका। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब पुलिस अपने अपने इलाके के सीनियर सिटीजन्स की हिफाजत पर खास ध्यान देगी, खासकर ऐसे लोगों पर जो अकेले रहते हैं। और उन दोनों हत्यारों को मैं संतोष की मौत की भनक भी लगने नहीं दूंगा, और उन्हें उन्हीं के मिशन पर जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है करुणा। मैंने कहा ना, सारी प्लानिंग हो गई है, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जग्गी से भी मेरी बात हो गई है, वो भी आने वाला है। और सुनो, यहाँ बार बार फोन मत किया कर, फोन भी टैप होते हैं। ओके, मैंने मना किया ना तुझे? ओके। जी कहिए। हिरेन कनकिया साहब है घर पे? जी आइए। पापा। अरे आइए आइए एसीपी साहब, आइए, तशरीफ रखिए। बैठो बेटा। जी थैंक यू। एसीपी साहब, ये मेरा बेटा प्रफुल्ल कनकिया। हेलो सर। और प्रफुल्ल, ये हमारे नए एसीपी मिस्टर रोहित, हमारे नए किराएदार। कनकिया साहब, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको एग्रीमेंट की फाइल देता चाहूँ। जी। और आपका चेक भी मेरे पास ही पड़ा हुआ था ना, ये आपके लिए। और ये, ओहो, लगता है मैंने आपको गलत लिफाफा दे दिया। चेक का ये है लिफाफा, ये दे दीजिए। लीजिए। थैंक यू। और ये है आपका एग्रीमेंट। प्रफुल्ल, आप कहीं सर्विस करते हैं या फिर कोई बिजनेस है आपका? जी मैं वो। अरे साहब, काम वाम क्या, बस यूं समझिए कि दिन भर कबूतर उड़ाता फिरता है। डैडी, मैं कोई कबूतर नहीं उड़ाता फिरता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। और जहां तक काम का सवाल है, आपसे कितनी बार कहा ये मकान बेच दीजिए, इससे जो पैसे आएंगे उससे कोई कारोबार शुरू कर दूंगा मैं। मगर आपकी समझ में तो ये बात आती नहीं। अरे नालायक, उसी मकान के किराए के तो 4 पैसे आ रहे हैं, जिससे हमारा घर का खर्चा चल रहा है। अच्छा कनकिया साहब, मैं चलता हूँ। अरे एसीपी साहब, पहली बार आए हैं, एक कप चाय तो पी के जाइए। देखिए, मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ, चाय अगली बार। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। डैडी, बाहर वाले लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करने में आपको क्या मजा आता है? अरे तेरी बेइज्जती? बुढ़ापे में बाप का बोझ कम करने के बजाय तो खुद बोझ बना हुआ है। उतार दूंगा किसी दिन ये बोझ। सर। इंस्पेक्टर देशमुख, इस लिफाफे पर प्रफुल्ल कनकिया के फिंगरप्रिंट्स हैं। इसे फौरन फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। बी केयरफुल। यस सर। ये संतोष कहाँ चला गया? भाई साहब, एक मिनट। बताइए। ये संतोष का पता क्या कहाँ गया? संतोष, वो रात को बहुत जल्दी में था, कह रहा था गांव में कोई उसका सगे वाला बीमार है, उसी को देखने गांव गया है। अच्छा, शुक्रिया। हाँ बोल।
हेलो जग्गी, यार ये संतोष तो गांव चला गया। तो फिर तो अपने रात के प्रोग्राम का क्या होगा? क्यों, संतोष नहीं होगा तो प्रोग्राम ही होगा क्या? अरे सुन तो, प्रोग्राम तो होगा। देखो, बुढ़ा और बुढ़िया दोनों 9:30 बजे के आसपास खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बुढ़ा टहलने के लिए सड़क पे जाता है। इसी बीच में 10-15 मिनट तक उसका दरवाजा खुला रहता है। अच्छा। और हम लोग मौका पाकर, समझ गए ना? समझ गया। चल फोन रखता हूँ। ओके चल ठीक है। प्रफुल्ल तुम? हाँ मैं। लेकिन अंकल तो घर में नहीं है। जानता हूँ, बुड्ढा खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए बाहर टहलने जाता है। ये क्या बदतमीजी है? तुम चाहते क्या हो? चाहना क्या है, बस तुम्हारे जेवर और जो पैसे हैं वो हमारे हवाले कर दो, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। प्रफुल्ल, ये तुम क्या कह रहे हो? देखो बुढ़िया, ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। 10 मिनट में बुड्ढा घर पे आ जाएगा और तुम्हारे साथ साथ वो भी जान से जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें चाबी हरगिज नहीं दूंगी। लगता है बुढ़िया तुझे मरने का ही शौक है, तो पहले तुम मर जा, बाद में पैसे हम ले लेंगे। ये क्या हो गया? कौन हो तुम मर चुके हो। ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हमारी आंखों का धोखा है। ये नजर का धोखा नहीं है, सच है ये। मैं करुणा हूं, करुणा। बुजुर्ग लोगों की हत्या करके तुम क्या समझते थे कि हर बार गुनाह करके तुम बचते रहोगे और उन लोगों का खून बहा बहा कर तुम उनकी जमा पूंजी लूटते रहोगे? नहीं प्रफुल्ल, बिल्कुल नहीं। ये लोग जो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, अपनी जिंदगी भर की मेहनत के बाद रिटायर होकर अपनी जिंदगी के आखिरी 4 दिन सुख चैन से बिताना चाहते हैं। लेकिन तुम जैसे वहशी दरिंदे उन्हें चैन की जिंदगी तो क्या, चैन की मौत भी नहीं मरने देते। उनसे सुख के 4 दिन भी छीन लेते हैं। किस बेदर्दी से उनका खून बहाते हो। अब तक तो तुम लोग खून की गोली खेलते रहे, लेकिन प्रफुल्ल अब नहीं। उस दिन भी तुम 3 थे, ताकतवर थे और मैं अकेली, कमजोर और लाचार। लेकिन अब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। अब मुझ में वो शक्ति है कि मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। उस दिन तुम्हारी बारी थी, लेकिन आज मेरी बारी है।
नहीं प्रफुल्ल, तुम कहीं नहीं जा सकते। हमें माफ कर दो। आज तक तो तुम दोनों मिलकर लोगों को खून करते रहे, लेकिन आज तुम दोनों एक दूसरे को मारोगे। तब तुम्हें एहसास होगा कि जब खून बहता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। तुम लोगों का चाकू से खून करते रहे हो ना, इन चाकुओं से। अब तुम दोनों आपस में मिलकर ये तय करो कि पहले कौन किसको मारेगा। मुझे माफ कर दो करुणा, मुझे नहीं करुणा, मुझे माफ कर दो। ये सब इसकी प्लानिंग थी। नहीं करुणा, ये तो शातिर आदमी है, पेशेवर कातिल है। मुझे कुछ नहीं मालूम। इसने कहा था मुझे तुम लोगों को खून करने के लिए। पापा के साथ खेलता था। मैं तो कितना गरीब आदमी। करुणा, तुम्हारे पापा को इसी ने मरवाया, इसी ने मुझसे कहा था तुम्हारे पापा का खून कर दो। मुझे पता है यार। क्यों? आज जब अपनी जान पर बनाई तो पल भर में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आज तक तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर दूसरों का खून बहाते रहे। आज तुम दोनों अपना खून बहाओगे, एक दूसरे का खून बहाओगे। तुम दोनों के लिए यही सजा ठीक है। मार दिया मैंने मार दिया उसे। अब तो मुझे छोड़ दोगी ना, मुझे जाने दोगी? हाँ प्रफुल्ल, तुम्हारी जान बच गई। तुम जाओ तुम यहाँ से। थैंक यू। Don't move! हाँ एसीपी साहब, मैं जिस तरह मैंने प्रफुल्ल के हाथों जग्गी का खून करवाया, उसी तरह मैं प्रफुल्ल को भी खत्म कर सकती थी। लेकिन मैं इसे कानून के हवाले करना चाहती थी, ताकि लोगों को यह पता चले कि ये वो मुजरिम है जिसने सीनियर सिटीजन्स का कत्ल किया है। कानून इसे सख्त से सख्त सजा दे। इसे तो मैं फांसी की सजा दे। जब फांसी का फंदा सामने होता है ना, तो बड़े से बड़े अपराधी की आत्मा कांप उठती है। और इसे तो इसलिए भी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे अपराधियों को सबक मिल सके। हाँ एसीपी साहब, मेरा काम खत्म हुआ, मुजरिम आपके हवाले है। एसीपी साहब, आज मुझे मुक्ति मिल गई। ले चलो इसे। बेटा रोहित, तुमने हमारी जान बचाई है। हम किस जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें? अंकल, मैं उमेश से कहूंगा कि वो आप लोगों को यूं अकेला न छोड़े, जिससे कि किसी अपराधी की नजर आप पर पड़े। ले चलो इसको। मैं जानू अभी चलता हूं, तुम अपना ध्यान रखना। शाम को करुणा। एसीपी साहब, हम जा रहे हैं। हमारी आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहूंगी। अगर पुलिस वाले हर एरिया में ऐसे बुजुर्गों पर हमेशा नजर रखते रहे, तो कोई भी हत्यारा उनकी हत्या नहीं कर पाएगा।